जब हमने पहली बार जुरासिक वर्ल्ड फिल्म देखी थी तब हमारा सामना इंडोमिनस रेक्स से हुआ था। वो कई जानवरों और डायनासोर्स का एक मिला जुला रूप था जिसे लैब में तैयार किया गया था। उसके कुछ समय बाद फॉलन किंगडम में एक और डरावना हाइब्रिड आया जिसे हम इंडोरैप्टर के नाम से जानते हैं। ये किसी हॉरर फिल्म के विलेन जैसा था, फुर्तीला, चालाक और हाथ के पंजों में दबे उन लंबे नाखूनों वाला जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। इंडोरैप्टर को देखकर अक्सर मन में ये सवाल आता है कि क्या वाकई कुदरत ने कुछ ऐसा भी बनाया होगा? तो जवाब है हाँ। आज से लगभग 15 करोड़ साल पहले मेसोजोइक युग के दौरान धरती पर एक ऐसा परिवार रहता था जो दिखने में इंडोरैप्टर जैसा ही था, लेकिन शायद उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। इन्हें मेगारैप्टर्स कहा जाता है। इन मेगारैप्टर्स की कहानी रहस्य और रोमांच से भरी है क्योंकि इसके जीवाश्म बहुत कम मिले हैं। आज भी वैज्ञानिक इस बात पर एकमत नहीं है कि ये आखिर आए कहां से थे, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर ये आज जिंदा होते तो जुरासिक पार्क के सबसे बड़े विलेन यही होते। जब पहली बार अर्जेंटीना में इनका एक विशाल नाखून मिला तो वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने किसी बहुत बड़े रैप्टर के पैर का नाखून ढूंढ लिया है। इसी वजह से इसका नाम मेगारैप्टर रखा गया। लेकिन बाद में जब और खोजबीन हुई तो पता चला कि वो पैर का नहीं बल्कि उसके हाथ का नाखून था। ये नाखून लगभग 30 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच लंबा था, उतना ही बड़ा जितना कि एक साधारण फुट रूलर या एक बड़ा शिकारी चाकू होता है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि मेगारैप्टर के पास उस समय के किसी भी शिकारी जानवर की तुलना में सबसे लंबे नाखून थे। शुरुआत में तो वैज्ञानिकों को लगा कि बस यही एक अनोखी चीज है, लेकिन अगले 20 सालों में जब मेगारैप्टर्स की 11 अलग अलग प्रजातियां खोजी गईं, तब असलियत सामने आई। उनके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि दो तलवार जैसे नाखून थे। इनके हाथ की पहली और दूसरी उंगली पर मौजूद ये नाखून बेहद नुकीले और घुमावदार थे। ताज्जुब की बात यह है कि जीते जी इनके ऊपर एक खास परत चढ़ी होती थी जो इनकी लंबाई को 30% तक और बढ़ा देती थी। यानी कि इनके हाथ किसी सामान्य अंग की तरह नहीं बल्कि कुदरती हथियारों की तरह काम करते थे। ये हाथ सिर्फ बड़े नहीं थे बल्कि बहुत ही ताकतवर मांसपेशियों से जुड़े हुए थे। जहां टीरेक्स जैसे डायनासोरों के हाथ छोटे और कमजोर दिखते थे, वहीं मेगारैप्टर्स के हाथ बेहद लचीले और फुर्तीले थे। वो अपने नाखूनों का इस्तेमाल किसी तलवार या भाले की तरह कर सकते थे, चाहे शिकार को चीरना हो या उनके शरीर के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाना। ये नाखून अपना काम बड़ी बखूबी करते थे। शोधकर्ताओं का तो यहाँ तक मानना है कि शिकार के मर जाने के बाद भी ये अपने नाखूनों से मांस को हड्डियों से अलग करने और मुश्किल जगहों से खाना निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ये सोचना ही डरावना है कि इनका सामना करना कितना भयानक रहा होगा। दोस्तों, मेगारैप्टर्स के शिकार करने का तरीका उनके शरीर की बनावट की तरह ही डरावना था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर उनका शिकार कोई बड़ा डायनासोर होता तो वे अपने विशाल नाखूनों से उस पर गहरे घाव करते थे और उसे तब तक काटते चीरते थे जब तक कि वो निढाल होकर गिर न जाए। लेकिन छोटे शिकार जैसे कि इंसान के कद के डायनासोर के साथ वे कुछ और ही ज्यादा भयानक करते थे। वो पहले अपने शिकार को पकड़ते थे और फिर अपने उन बड़े हुक जैसे नाखूनों में शीश कबाब की तरह फंसा लेते थे। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि वो अपने शिकार को जिंदा रहते हुए भी खा सकते थे। मेगारैप्टर्स के कंधे बहुत ही लचीले और विकसित थे जो उन्हें अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाने की आज़ादी देते थे। इसका मतलब है कि वो अपने शिकार को नाखूनों में फंसाकर सीधे अपने मुंह के पास ला सकते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई इंसान पिज्जा का टुकड़ा उठाकर खाता है। बस फर्क इतना था कि यहाँ वो पिज्जा जिंदा होता था और दर्द से चीख रहा होता था। भले ही उसके नाखून सबसे ज्यादा जानलेवा थे, लेकिन उसका मुंह भी कोई मजाक नहीं था। मेगारैप्टर्स के दांतों की सबसे अजीब बात यह थी कि इस परिवार के हर सदस्य के दांत अलग अलग तरह के थे। ऐसा लगता था जैसे कुदरत ने अलग अलग खतरनाक डायनासोरों से प्रेरणा लेकर इसके दांत बनाए हों। उदाहरण के लिए मेगारैप्टर के सामने के दांत टीरेक्स की तरह छेनी जैसे थे, वहीं मोरोसेप्टर के सामने के दांत किसी जंगली जानवर के नुकीले खंजर जैसे थे। कुछ मेगारैप्टर्स के दांत तो और भी अजीब थे। उनके दांतों का अगला हिस्सा एकदम सपाट और चिकना था, जबकि पिछला हिस्सा आरी की तरह दांतेदार था ताकि वे मांस को आसानी से काट सके। फुकुइरैप्टर के दांत तो बिल्कुल शार्क जैसे थे, पतले और ब्लेड की तरह धारदार।
हालांकि मेगारेप्टर्स के जबड़ों में टीरेक्स जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन इनके दांत इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए गए थे कि उन्हें शिकार को मारने के लिए ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, खासकर तब जब उनके पास पहले से ही दुनिया के सबसे घातक हाथ मौजूद थे। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि असली दुनिया के इन मेगारेप्टर्स ने फिल्म के इंडोरैप्टर को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडोरैप्टर के दांत डरावने तो दिखते थे, लेकिन वो छोटे थे और सिर्फ पकड़ बनाने के लिए थे। वहीं मेगारेप्टर्स के दांत और उनका पूरा शरीर इंडोरैप्टर से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली था। अगर हम फिल्म के इंडोरैप्टर की तुलना असली मेगारेप्टर से करें तो अर्जेंटीना में पाया जाने वाला एरियोस्टियोन उसके कद काठी के सबसे करीब बैठता है। इसका वजन लगभग 1.1 टन था और लंबाई 25 फीट के करीब, जो डॉक्टर वू के बनाए हुए हाइब्रिड से काफी मेल खाती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मेगारेप्टर परिवार में एरोस्टियोन को मीडियम यानी कि औसत दर्जे का माना जाता है। इस परिवार के आधे से ज्यादा सदस्य तो इंडोरैप्टर से कहीं ज्यादा बड़े और भारी भरकम थे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शिकारी डायनासोर भी इसी परिवार का एक मेगारेप्टर था, जो उस देश के खतरनाक वन्य जीवों के इतिहास में बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन असली राक्षस तो अर्जेंटीना के जंगलों में राज करता था, जिसे वैज्ञानिक मेप के नाम से जानते हैं। मेप का नाम सुनकर शायद आपको हंसी आए, लेकिन इसके शिकार करने और शिकारों के लिए कुछ भी मजाकिया नहीं था। ये अपने परिवार का सबसे बड़ा और खूंखार सदस्य था। वैज्ञानिकों को मिली हड्डियों के आधार पर अंदाजा लगाया गया है कि मेप की लंबाई 33 फीट से भी ज्यादा थी। ये दुनिया के सबसे मशहूर शिकारी ओलोसोरस से भी ज्यादा लंबा था। अपनी इस विशालकाय काया के साथ मेप अर्जेंटीना के स्वर्णिम काल का सबसे बड़ा और ताकतवर शिकारी था। वो अपने इलाके में मिलने वाले लगभग हर जानवर का शिकार करता था, चाहे वो कवच वाले एंकिलोसोरस हों या झुंड में रहने वाले हाइड्रोसोरस। यहाँ तक कि वो अपने समय की सबसे विशाल शाकाहारी डायनासोर टाइटानोसोर को भी अपना निवाला बना सकता था। दोस्तों, भले ही अभी तक मेप का कोई नाखून नहीं मिला है, लेकिन इसके करीबी रिश्तेदारों को देखकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके नाखून कम से कम 15 इंच लंबे रहे होंगे, यानी फ्रेडी क्रूगर के डरावने हाथों से भी कहीं ज्यादा भयानक। इसके नाम का अर्थ भी बहुत गहरा और डरावना है। मेप शब्द आधुनिक पौराणिक कथाओं से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मौत का साया, एक ऐसा जीव जो ठंडी हवाओं के साथ मार देता है। अब दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी घने जंगल से गुजर रहे हों और अचानक आपके सामने मेप जैसा कोई दैत्य आ जाए। आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावने वाली बात यह थी कि इतना विशाल होने के बावजूद ये शिकारी बहुत तेज दौड़ सकते थे। जैसे ही ये अपना पैर उठाते, शिकार को समझ आ जाता कि अब उसकी मौत बेहद करीब है। आमतौर पर इतने बड़े शिकारियों के बारे में सोचा जाता है कि वो भारी भरकम और सुस्त होंगे, लेकिन मेगारेप्टर्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। इन्हें प्रागैतिहासिक निंजा कहना गलत नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने जब इसकी हड्डियों की जांच की तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। इनकी हड्डियां अंदर से बहुत ज्यादा खोखली थीं और इसमें हवाओं की थैलियां भरी हुई थीं। वैसे तो कई डायनासोरों की हड्डियां खोखली होती थीं, लेकिन मेगारेप्टर्स ने इसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। इस खोखलेपन की वजह से इनका शरीर अपनी लंबाई के हिसाब से बहुत हल्का था। उदाहरण के लिए, एक मेगारेप्टर का वजन सिर्फ 1 टन के करीब होता था, जबकि उसी लंबाई के दूसरे डायनासोर जैसे ओलोसोरस उनसे 50% भारी होते थे। कुछ मेगारेप्टर्स तो 20 फीट तक लंबे होने के बावजूद सिर्फ 300 से 350 किलो तक थे। इसी हल्केपन की वजह से वो अपने समय के चीता माने जाते थे। वो न सिर्फ तेज दौड़ सकते थे, बल्कि शिकार का पीछा करते समय अचानक दिशा बदलने में भी माहिर थे। उनकी टांगों की बनावट भी लंबी दूरी तक तेजी से भागने के लिए एकदम सटीक थी। दोस्तों, मेगारेप्टर्स का दबदबा इतना था कि वो 3 अलग अलग महाद्वीपों ऑस्ट्रेलिया, एशिया और दक्षिण अमेरिका में फैले हुए थे। उन्हें गीले इलाके जैसे नदियों के किनारे और समुद्र के तट बहुत पसंद थे, क्योंकि वहां शिकार की कोई कमी नहीं होती थी। हालांकि वे सिर्फ दूसरे जानवरों के लिए खतरा नहीं थे, कभी कभी वे आपस में भी बहुत हिंसक होते थे। अर्जेंटीना में मिले एक मोरोसेप्टर की खोपड़ी पर दांतों के गहरे निशान मिले हैं, जो उसी की प्रजाति के किसी दूसरे मेगारेप्टर के थे। वो घाव इतना खतरनाक था कि उस बेचारे डायनासोर की मौत दिमाग में इन्फेक्शन होने की वजह से हुई होगी। शुरुआत में मेगारेप्टर्स का मुकाबला कार्कोरोडोंटोसॉरिडस जैसे और भी बड़े शिकारियों से था।
उस समय मेगारेप्टर्स ने अपनी रफ्तार और चालाकी का सहारा लिया और खुद को बचाए रखा। लेकिन जैसे ही लगभग 9 करोड़ साल पहले वे बड़े शिकारी खत्म हुए, मेगारेप्टर्स ने मौका पाकर अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और खुद एपेक्स प्रीडेटर बन गए। दिलचस्प बात यह है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शिकारी काफी समझदार भी थे। इनकी बुद्धि की तुलना आज के मगरमच्छों से की जा सकती है, जो जाल बिछाने और मिलजुल कर शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टीरेक्स के दूर के रिश्तेदार थे, क्योंकि इनके सामने के दांतों की बनावट टीरेक्स से काफी मिलती जुलती थी। वहीं दूसरी ओर कुछ का कहना है कि ये पूरी तरह से एक अलग ही समूह था। इन सब उलझनों के बावजूद एक बात जो सबको हैरान करती है वो है इनका इतने लंबे समय तक धरती पर राज करना। अगर हम दूसरे मशहूर डायनासोरों से इनकी तुलना करें तो मेगारेप्टर्स ने सबको पछाड़ दिया था। जहां टीरेक्स का परिवार लगभग 1.6 करोड़ साल तक रहा, वहीं मेगारेप्टर्स का साम्राज्य 8.4 करोड़ सालों तक से भी ज्यादा समय तक चला। ये किसी भी बड़े डायनासोर परिवार के लिए एक बहुत लंबा समय है। वे न सिर्फ एक बेहतरीन शिकारी थे, बल्कि बदलते माहौल में खुद को ढालने की कला में भी माहिर थे। वो एशिया से शुरू हुए, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और अंटार्कटिका के रास्ते होते हुए दक्षिण अमेरिका तक अपना परचम लहराया। इतने ताकतवर और समझदार होने के बावजूद मेगारेप्टर्स का अंत भी उतना ही अचानक हुआ जितना कि बाकी डायनासोरों का। कोई भी दूसरा शिकारी या बीमारी इन्हें हरा नहीं पाई। इनकी कहानी तब खत्म हुई जब 6.6 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया। उस तबाही ने मेप जैसे विशालकाय शिकारियों और उसके पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। आज हमारे पास सिर्फ उनकी हड्डियां और वो खौफनाक नाखून बचे हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हकीकत अक्सर फिल्मों से कहीं ज्यादा डरावनी और रोमांचक होती है। उम्मीद है मेगारेप्टर्स की ये खतरनाक दास्तान आपको पसंद जरूर आई होगी। क्या आपको लगता है कि अगर ये शिकारी आज जिंदा होते तो क्या इंसान इनके सामने टिक पाता? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कुदरत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों से जुड़े रह सकें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।